हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। कैसे हैं सब लोग आप? तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 10। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे पहले मैं वो बता देता हूं, फिर अपन चर्चा करेंगे टॉपिक के ऊपर। आज के सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि क्या नेचर में वास्तव में चेंजेस आते हैं, और यदि चेंजेस आते हैं तो क्या हम उन्हें देख पाएंगे। तो अब इसके बेसिस पे दो टाइप के चेंजेस होते हैं। एक होते हैं स्मॉल स्केल चेंजेस, छोटे टाइप के चेंजेस जो हम देख सकते हैं, यानी कि वो चेंजेस ह्यूमन की लाइफ के दौरान देखे जा सकते हैं। यानी हमारी जितनी एज है, हमारे जिंदा रहते रहते हम उनको देख सकते हैं। जैसे कि माइक्रोब्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं। इनके अंदर जब म्यूटेशन आता है, कोई नया स्ट्रेन बनता है, तो हम उसे देख सकते हैं। जैसे पिछले दिनों कोविड आया था, और कोविड के कुछ ही दिनों में, मतलब कि विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू मंथ्स, हमें कोविड के नए स्ट्रेन्स देखने को मिल गए थे। तो हमारी लाइफ इतनी बड़ी तो है कि हम वायरस और बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के अंदर चेंजेस देख लें। इन्हें कहते हैं स्मॉल स्केल चेंजेस या स्मॉल स्केल एवोल्यूशन। एक होते हैं बिग स्केल, लार्ज स्केल। यानी ऐसे चेंजेस आने में इतना ज्यादा टाइम लगता है कि हमारी एज छोटी पड़ जाती है। यानी कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि नेचर के अंदर कोई नई स्पीसीज का एवोल्यूशन होता है, कोई नई स्पीसीज है वो बनती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, डाइवर्सिफाई होती है। ऐसी चीजें हम अपनी जिंदगी में जीते जीते नहीं देख सकते हैं। तो इनके लिए हमें फॉसिल्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, हमें मॉलिक्यूलर टूल्स का उपयोग करना पड़ सकता है, हमको डिफरेंट टाइप के एविडेंसेस जुटाने पड़ते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो मेनली फोकस्ड रहेगा स्मॉल स्केल चेंजेस के ऊपर और बायोजियोग्राफिकल लार्ज चेंजेस के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर हम शुरू करें उससे पहले हम दो सवालों के ऊपर ध्यान देंगे। ये सवाल आपके सामने है, देखिए। इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे का मकसद क्या है? इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे का मकसद यह है कि हाउ कैन इट बी शोन दैट स्पीसीज चेंज थ्रू टाइम। हम कैसे शो करें, हम कैसे प्रूव करें कि स्पीसीज चेंज होती है। हम ये कैसे प्रूव करें कि सारे के सारे स्पीसीज है वो किसी ना किसी कॉमन डिसेंडेंट, कॉमन एंसेस्टर के डिसेंडेंट्स है। सॉरी, हमने डार्विन पढ़ लिया, डार्विनिज्म पढ़ लिया, और इस बात पे तो यकीन कर लिया कि एक कोई कॉमन एंसेस्टर होता है, वो टाइम के साथ डाइवर्सिफाई होता जाएगा और अल्टीमेटली हमें नेचर में बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलेगी। लेकिन हम फाइनली प्रूव कैसे करें कि ये सारी स्पीसीज एक ही एंसेस्टर से आई है? दोनों सवाल यदि आपके दिमाग में फिट बैठ गए हैं तो हम इस टॉपिक की शुरुआत कर सकते हैं, हमें यह टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों सवालों के जवाब में हमें एविडेंसेस दिखाने हैं, एविडेंसेस प्रूव करने हैं कि ये देखो ऐसे होता है। पर उससे भी पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एवोल्यूशन कैन नॉट बी प्रूव्ड। साइंस के अंदर आप किसी भी चीज को प्रूव नहीं कर सकते। अजीब बात है ना। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे रिजल्ट्स निकलते हैं, हम प्रूव करते हैं, पर एक्चुअली साइंस में हम किसी भी चीज को प्रूव नहीं कर सकते। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि जो हम एविडेंसेस जुटा रहे हैं, जो हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट के फेवर में हैं और उन्हें डिस्कार्ड करना मुश्किल है। हम उन्हें डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम सही मान रहे हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि किसी ने आपको कोई एक बात कही, और अब आपको उस बात के पीछे का कोई ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं मिल रहा कि आप उसे गलत साबित कर सकते हो, तो वो चीज सही है फिर। तो साइंस के अंदर जितने भी फैक्ट्स हैं, एक्चुअली वो हाइपोथेसिस है, और वो हाइपोथेसिस इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि हम उन्हें गलत साबित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो सही है।
इसी प्रकार इवोल्यूशन है, उसको कोई प्रूव नहीं कर सकता। इट सिंपली मीन्स कि हमारी खुद की लाइफ इतनी लंबी नहीं होती है कि हम लाखों साल तक जिंदा रह सके और हम लाखों साल तक जिंदा रह के ये देख सके कि हाँ चेंजेस आ रहे हैं हम ये देख सके कि नई स्पीसीज बन रही है। तो चलिए अब छोटी मोटी बातें कर लेते हैं अपन। जैसे कि साइंस के अंदर ये सारा जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ना, बस वो एक आपके इंटरेस्ट डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे सवाल नहीं बनेगा। ये तो आपको टॉपिक समझ में आ जाए, आपका थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, उसके पर्पज से है। तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचें इनको, ज्यादा इनकी टेंशन नहीं ले। तो साइंस के अंदर किसी भी चीज को एब्सोल्युटली प्रूव नहीं किया जा सकता। नथिंग इन साइंस इज एवर एब्सोल्युटली प्रूव्ड। तो फिर क्या है ये सब जो चल रहा है? ये सब जो कुछ चल रहा है वो सारे फैक्ट्स हाइपोथेसिस हैं, और ये हाइपोथेसिस भी ऐसी है जिनके अंदर हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये सही है, और क्या वास्तव में सही है पता नहीं, पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हम इन्हें गलत नहीं मान रहे हैं। मैसिव एविडेंस इन देयर फेवर एंड द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। ये इसलिए सही है क्योंकि एक तो इनके फेवर में एविडेंस मिलते हैं, और दूसरा इनके अगेंस्ट, इनके कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम इन्हें सही मान लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो जो है वो पढ़ना है। abundant evidence from every area of biology and paleontology। बायोलॉजी के हर एरिया से, और पैलियोंटोलॉजी यानी फॉसिल से। हर एरिया का मतलब मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, इन सभी से एविडेंसेस मिलते हैं। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फॉसिल्स से एविडेंसेस मिलते हैं, और ये सारे एविडेंस सपोर्ट करते हैं द फैक्ट ऑफ एवोल्यूशन। ये सारे एविडेंसेस, सिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटीज, ये सारी चीजें प्रूव करती हैं, सॉरी सपोर्ट करती हैं एवोल्यूशन को। तो सपोर्ट कर रही है तो हम सही मान रहे हैं, है ना। लॉ ऑफ पार्सिमोनी यूज करना है, जो चीज कम गलत है वो ज्यादा सही है। एंड देयर एग्जिस्ट नो कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, और हमें आज तक इनके अगेंस्ट में कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस नहीं मिलते हैं, तो हमें लगता है ये सही है। खैर, तो ये जो पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट पर्पज के लिए था। आप बहुत ज्यादा सीरियसली इसके ऊपर नहीं सोचे, पर बात ये सही है जो लिखी हुई है। दूसरा देखिए, एवोल्यूशन इज नॉट ए साइंटिफिक हाइपोथेसिस बिकॉज इट इज नॉट टेस्टेबल। आप समय में पीछे जाकर के ये टेस्ट नहीं कर सकते कि वास्तव में जो हम कह रहे हैं वो सही है। यानी आपसे कोई ये कहे कि आज से 10 साल पहले मैं एक गांव के अंदर गया था और उस गांव के अंदर जो है मैंने एक भूत देखा। आज उस गांव के अंदर घर बन गए हैं, वैसा वाला एरिया नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था, खाली खाली सा, खंडर सा, वो नहीं है। तो आप जाकर के टेस्ट भी नहीं कर सकते कि वास्तव में वहां कुछ ऐसा रहा है क्या। सिमिलरली नेचर के अंदर इतने चेंजेस आ गए हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस आ गए हैं कि पहले जैसा क्लाइमेट ही नहीं रहा, तो आप इस चीज को टेस्ट भी नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट है वो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। उस प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम थी और सबसे पहली सेल है वो एनएरोबिक सेल बनी। अब जो डाटा हमारे पास में है उन डाटा के बेसिस पे इस बात को डिस्प्रूव नहीं किया जा रहा। बाकी यदि आप ये सोचो कि हम टाइम ट्रेवल करें और पीछे जाएं टाइम में और फर्स्ट सेल कैसे बनी वो हम आंखों से देख लें, वैसा तो पॉसिबल नहीं है। आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। यहां आपने अभी एक मूवी देखी होगी मार्वल्स की, एवेंजर्स वाली, जिसके अंदर वो लोग टाइम में पीछे जाते हैं और पिम पार्टिकल्स लेकर के आते हैं। आपने गौर किया होगा कि उस समय जब वो टाइम में पीछे जाते हैं तो जो खुद हीरो है
वो तो मेन प्रेजेंट थॉट वाला होता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने सारी चीजें वापस वैसे ही चलती है। अब वो कहां पिम पार्टिकल्स ढूंढ लेते हैं, उनको वो वहीं के वहीं पड़े हुए मिलते हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए इस चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। चलिए देखिए, कुछ बातें लिखी हुई हैं। देयर इज नो पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस कुड रिफ्यूट इट, यानी कि इवोल्यूशन के लिए कोई ऐसी बहुत बढ़िया हमारे पास में ऑब्जर्वेशंस नहीं है जो इसको डिसप्रूव कर सके, जो इसको गलत साबित कर सके, और ऐसा नहीं है, इसलिए यह सही मानी जा रही है। दूसरा पॉइंट, मैनी कन्विंसिएबल ऑब्जर्वेशन कुड रिफ्यूट और कास्ट सीरियस डाउट ऑफ ऑन एवोल्यूशन। कई सारे एवोल्यूशन ऐसे हैं जो हमें बहुत, कोई ऐसी बात है जिसको हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, उसको गलत साबित कर सके, ऐसे तो प्रूव है हमारे पास, लेकिन ओवरऑल पूरे एवोल्यूशन को गलत साबित करना यह प्रूव नहीं है। साथ ही साथ सच इज फाइंडिंग incontrovertibly mammalian fossil in incontrovertibly प्री-कैम्ब्रियन रॉक्स। प्री-कैम्ब्रियन रॉक्स के अंदर मेमेलियन फॉसिल्स का मिलना, यह इस बात को साबित करता है कि उस समय भी मैमल्स हुआ करते थे। यह बात मैं आपको जब फॉसिल रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे तब अच्छे से बता पाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट एनी पजलिंग क्विक, यानी कि कोई ऐसी बात जो स्ट्रेंज हो, जिस पे बिलीव ना किया जा सके हो, अटपटी बात है, अजीब बात है, ऑफ नेचर कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द इनक्रस्टेबल विल। ऐसी कोई बात जो अजीब लगे कि जिराफ ने सोचा कि क्यों ना गर्दन को लंबी कर ली जाए, और उन्होंने अपनी इच्छा से गर्दन लंबी कर ली, ये बातें जो है वो हम गलत साबित कर सकते हैं। इनफिनाइट पावर ऑफ सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस, सो क्रिएशनिज्म इज अनटेस्टेबल। क्रिएशनिज्म का मतलब होता है गॉड ने बनाया है, सुपर नेचुरल पावर ने बनाया है, वो सारी बातें उनको टेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं अपन, यदि आपको एविडेंसेस पढ़ने हैं तो एविडेंसेस पढ़ने से पहले आपको तीन चीजें हैं वो दिमाग में रखनी है। एवोल्यूशन कैसे हो सकता है, उसके तीन तरीके हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन तीनों में से एक तरीका गलत है, दो तरीके सही हैं। हम ये नहीं कह रहे सारे तरीके सही हैं, सारे तरीके गलत हैं। तीन पॉसिबिलिटीज है। अब इन तीनों पॉसिबिलिटीज के फेवर में या इनके अगेंस्ट में जब हमें प्रूफ्स मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं, तो हम एवोल्यूशन पढ़ पाते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज करिए कि आप जो है वो कोई एग्जाम देने के लिए जाने वाले हैं, और एग्जाम देने से पहले आपको तीन बातें बताई जाती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। एग्जाम में डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम के अंदर फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, और एग्जाम के अंदर वन वर्ड वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ये तीन चीजें बता दी जाती है। तो ये हो गई तीन पॉसिबिलिटी। आप एग्जाम में जाते हो, आपको वन वर्ड वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं, इट मींस कि जो बात कही गई है वो सही है। डायग्रामेटिक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, इट मींस जो बात कही गई है वो सही है। तो हम ये तीनों थ्योरीज पढ़ लेते हैं। पहली थ्योरी कहती है कि नेचर में इवोल्यूशन एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से इवोल्व होती है, ऐसे होता है। वन स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम अनदर स्पीसीज, दैट इज डार्विनिज्म। नेचर में इवोल्यूशन डार्विन के अकॉर्डिंग होता है। डार्विन के अकॉर्डिंग एक कॉमन एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन रहती है, टाइम के साथ चेंजेस आते हैं, वेरिएशन रहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन लगता है, एंड देन फाइनली डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। एक बात तो ये कही जाती है, जैसे आप डायग्राम से समझिए, डायग्राम से समझिए। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहां पर एक कॉमन पॉपुलेशन है, कॉमन एंसेस्टर है,
और ये जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं इनसे डाइवर्सिफिकेशन होकर फाइनली एवोल्यूशन हो गया, नई स्पीसीज बन गई है। कुछ स्पीसीज हो सकता है यहीं पर आकर एंड हो गई है, कुछ स्पीसीज हो सकता है जैसे यहां पर आकर के एंड हो गई है, और ये स्पीसीज वो है जो आज भी जिंदा है। ये स्पीसीज वो स्पीसीज है जो आज की डेट में जिंदा है। तो इवोल्यूशन कैसे होता है, जैसे डार्विन सोचते हैं वैसे होता है, एक चीज। दूसरी चीज ट्रांसफॉर्मिज्म। अब ये बात हो सकता है गलत बात है, पर ऐसा भी आपको सोचना है एग्जाम में जाने से पहले कि आपके सामने ऐसी एविडेंसेस भी मिल सकते हैं जैसे कि हमको फॉसिल से मिलते हैं। मैं बताऊंगा अभी आपको, इसे पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मिज्म के अकॉर्डिंग स्पीसीज चेंज होती है, बट देयर हैव बीन एज मैनी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एज देयर हैव बीन स्पीसीज। यानी इतनी स्पीसीज होती है जितनी आज की डेट में है। स्पीसीज चेंज तो होती है पर डाइवर्स नहीं होती है। दैट इज वन स्पीसीज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर स्पीसीज, जैसे लेमार्किज्म बोलते हैं, लेमार्क बोलते हैं। लेमार्क क्या कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज उतना ही रहता है। ये जैसे पहले 3 स्पीसीज हैं ए बी सी, और ये तीनों स्पीसीज बड़ी सिंपल है, ये सिंपल है आज की डेट में। लेकिन समय के साथ इन्हीं तीनों स्पीसीज से नई स्पीसीज बनेंगी और ये स्पीसीज कॉम्प्लेक्स स्पीसीज होंगी। तो इवोल्यूशन के दौरान क्या हो रहा है, यहां पे बिना किसी ब्रांच के नई स्पीसीज बन रही है। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मिज्म, इसे कहते हैं ऑर्थोजेनेसिस। ऑर्थोजेनेसिस विदाउट ब्रांचिंग एवोल्यूशन, ऐसा भी शायद हो सकता है नेचर के अंदर। अब इसमें आपको एक सिंपल सी चीज क्या समझनी है, ट्रांसफॉर्मिज्म में जब नई स्पीसीज बन रही होती है तो हमें फॉसिल रिकॉर्ड से यह समझ में नहीं आता कि डाइवर्सिफिकेशन हुआ है क्या। हमको एक फॉसिल मिलेगा, फॉसिल 1, और हमको आज की डेट में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा, लेट से लिविंग स्पीसीज 1 है, फॉसिल 1 है। फॉसिल 1 के कैरेक्टर्स लिविंग स्पीसीज 1 के कैरेक्टर से मैच कर रहे हैं। थोड़े से कैरेक्टर डिफरेंट है, बाकी कैरेक्टर मैच कर रहे हैं। तो फॉसिल देखकर हमको यह लगेगा कि यहां तो फॉसिल वाली जो स्पीसीज थी, जो सिंपल थी, उसी से आज की जो लिविंग स्पीसीज है वो बनी है, ऐसे हमको लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें हर बार ट्रांजिशन लिंक्स नहीं मिलते हैं, हमें हर बार कनेक्टिंग लिंक्स नहीं मिलते हैं, हमें हर बार डाइवर्सिफिकेशन फॉसिल के बेसिस पे नहीं मिलता। तो फॉसिल्स क्या सपोर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मिज्म को सपोर्ट करते हैं। फॉसिल से ऐसे लगता है कि ये फॉसिल है, ये लिविंग स्पीसीज है, इसमें कम कैरेक्टर है, इसमें ज्यादा कैरेक्टर है, बाकी कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, तो यही स्पीसीज आज की डेट में लिविंग स्पीसीज में कन्वर्ट हुई है। ये चीज क्लियर होगी, हो सकता है ऐसा होता हो। तीसरी चीज है सेपरेट क्रिएशन, इसको कहते हैं क्रिएशनिज्म। भगवान ने बनाया है सब कुछ, अलग अलग सबका इवोल्यूशन हुआ है, सारी स्पीसीज है वो सेपरेटली क्रिएट हुई है, वो भी नॉन लिविंग मैटर से। क्योंकि लिविंग से होती तो वो तो ट्रांसफॉर्मिज्म हो जाता, नॉन लिविंग मैटर था। इधर मिट्टी पड़ी हुई थी, मिट्टी से चूहे बना दिए, उधर जो है वो कीचड़ पड़ा हुआ था, कीचड़ से कमल बन गया, इधर जो है वो कुछ कंकर पत्थर पड़े हुए थे, कंकर पत्थर से लेट सपोज कि कोई दूसरा स्पीसीज बन गया। मतलब ये ऐसे क्रिएशनिज्म हुआ। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, देखने तो कोई नहीं बैठा ना, पर अब हमको जो सबसे सिंपल बात होती है वो माननी होती है। तो एवोल्यूशन पढ़ने से पहले हमें इस बात पे ध्यान देना है कि भाई 3 तरीके से एवोल्यूशन पॉसिबल है। नंबर 1, डार्विन के अकॉर्डिंग कॉमन एंसेस्टर, उसमें डाइवर्सिफिकेशन, उससे नई स्पीसीज।
नंबर 2, कैसे? ट्रांसफॉर्मिज्म, एक स्पीसीज दूसरी में कन्वर्ट होती है। नंबर 3, सेपरेट क्रिएशन, यानी कि हर स्पीसीज है वो नॉन लिविंग मैटर से सेपरेटली बनी है और जैसी बनी है वैसी की वैसी फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो ये कहता है कि स्पीसीज ओरिजिनेटेड सेपरेटली एंड रिमेन फिक्स्ड, स्पीसीज इवोल्व सेपरेटली एंड रिमेन फिक्स्ड। चलो 2 बार लिखा गया ये। इसे कहते हैं सेपरेट क्रिएशन। जैसे आप देखिए ये रहा, ये यहां पर नॉन लिविंग मैटर है, नॉन लिविंग मैटर, ठीक है, ये पूरा नॉन लिविंग मैटर है। इस नॉन लिविंग मैटर से ये स्पीसीज ए बी सी बन गई, ये स्पीसीज डी ई बन गई, एफ जी बन गई, ये एच आई बन गई, जे के बन गई। इसे कहते हैं सेपरेट क्रिएशन। कोई किसी का एंसेस्टर नहीं है, सब अपने मतलब अपने आप भगवान ने सबको बनाया है। यदि हम इसके पीछे सबके एंसेस्टर रख दे तो इसमें और ट्रांसफॉर्मिज्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। एक और चीज बताता हूं, जब कभी भी ट्रांसफॉर्मिज्म बताया जाएगा ना तो वो तिरछी लाइन से बताया जाएगा। तिरछी लाइन से क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मिज्म ये कहता है कि टाइम के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, टाइम के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, इसलिए तिरछी लाइन आनी चाहिए ग्राफ के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। और जो सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ी, ये फिक्सिटी को रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब फिक्स है, जिस पॉइंट पर जैसा वो बनी थी वैसी की वैसी आज है, यानी कि ये फिक्स है बिल्कुल से। और इस तिरछी लाइन का मतलब क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मिज्म हो रहा है। इन ग्राफ से आपको अच्छे अच्छे सवाल समझने में देखने में मिलते हैं। तो चलिए, ये हो गया अपने पास में 3 सवाल। अब आते हैं हम स्मॉल स्केल के एवोल्यूशन। एक बार वापस बता देता हूं स्मॉल स्केल एवोल्यूशन का मतलब क्या है। इसका सीधा सीधा सिंपल सिंपल मतलब ये है कि ऐसे चेंजेस जो हम अपने जिंदा रहते रहते देख सकते हैं उन्हें कहते हैं स्मॉल स्केल एवोल्यूशन। माइक्रोब्स वाले आएंगे इसके अंदर। इसमें मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं कि एचआईवी वायरस का एक एग्जांपल लिया गया है। एचआईवी ह्यूमंस के अंदर एड्स कोज करता है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, लेकिन खास बात यह है कि जो एचआईवी है वो एक टाइप का रेट्रोवायरस है। इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एक एंजाइम है, और वो कैसे काम करता है होपफुली आपको पता होगा, फिर भी मैं वापस से बताने वाला हूं। तो एक बार जनरल चीजों पे देखिए। एचआईवी, इसका जेनेटिक मटेरियल कौन है? आरएनए। एचआईवी के पास एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसको मैं शॉर्ट में आरटी लिख लेता हूं, काम आएगा अभी, आरटी। और इसके पास में इसको रोकने के लिए एक ड्रग होती है, उस ड्रग की मदद से इसे रोका जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए। उस ड्रग का नाम है 3TC, इसको बोलते हैं लेमीव्यूडिन। लेमीव्यूडिन है, उसका ही केमिकल नाम है 2'3' डाई डिऑक्सी 3' थाई एसिटिसाइडिन, और ये किसके एनालॉग है? साइटोसिन के एनालॉग है। साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड होता है, उसके ये एनालॉग है। एनालॉग का मतलब है इनका ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। हालांकि एग्जैक्ट सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन सेम सेम सा इनका फंक्शन होता है। देखिए, मैं आपको एकदम चीज आराम से समझा देता हूं। ये सपोज करिए कि वायरस है एचआईवी, और इसके पास में इसका ये आरएनए है, और इसके पास में एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अब ये क्या करता है? अब ये एचआईवी का वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है,
ह्यूमन बॉडी, ठीक है, चला गया। ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद ये क्या करेगा, ये जो अपना mRNA है इसका, ये जो RNA है, इस RNA के ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को काम करवाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करेगा तो ये एंजाइम आरएनए के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डीएनए का जोड़ देगा, ऐसे करके। तो ये स्ट्रैंड है, ये तो हो गया डीएनए का, और दूसरा जो स्ट्रैंड है ये पहले से ही आरएनए था, ये बन गया आरएनए डीएनए हाइब्रिड। फिर उसके बाद में इस आरएनए को अलग किया जाएगा और इसके ऊपर वापस से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम करेगा, और जो डीएनए स्ट्रैंड है वो डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर वापस एक और डीएनए स्ट्रैंड बनाया जाएगा। तो इससे ये बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सी डीएनए, ठीक है। और फिर इस डीएनए से और ज्यादा एमआरएनए बनते जाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन होता जाएगा और बहुत सारा नया वायरस पार्टिकल है वो बनेगा आरएनए, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ये इसका काम करने का तरीका होता है। अब ये ड्रग कैसे काम करती है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सिंपल प्रोसेस आपको समझ में आई। अब ये ड्रग कैसे काम करेगी आपको वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऑफ drug susceptible HIV will incorporate 3TC instead of C into a growing DNA chain। जैसे मैंने आपको अभी क्या बोला कि मान लीजिए कि ये mRNA है, किसका mRNA है, वायरस का। इस mRNA के अंदर यहां पे सपोज करिए एडेनिन है, यहां पे सपोज करिए थाइमिन है, यहां पे सपोज करिए कि ग्वानिन है, यहां पे सपोज करिए साइटोसिन है, फिर थाइमिन है, सॉरी आरएनए में थाइमिन कहां से आएगा, यूरेसिल है, लेट सपोज कि एडेनिन है, यूरेसिल है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, ऐसे एक बार मान लो, ठीक है। अब जब हमने ये ड्रग इस के अंदर डाली ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो क्या करता है, ए के सामने तो टी जोड़ देगा, डीएनए स्ट्रैंड बनाना है, और यू के सामने वो ए जोड़ देगा, पर ये जो ग्वानिन आया है उस ग्वानिन के आगे ये जोड़ेगा 3TC, ग्वानिन के आगे 3TC जोड़ देगा। चलो थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूं। एडेनिन के सामने थाइमिन जोड़ देगा, यूरेसिल के सामने एडेनिन जोड़ देगा, और ये जो ग्वानिन है उसके सामने साइटोसिन की जगह जोड़ देगा 3TC, ये ऐसे जोड़ देगा। क्यों? क्योंकि 3TC है वो भी साइटोसिन के जैसा ही है। अब दिक्कत ये है कि यदि 3TC जुड़ गया तो अब इसके आगे का डीएनए नहीं बन सकता, नो डीएनए सिंथेसिस, इसके आगे डीएनए नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जब डीएनए नहीं बनेगा तब वापस से उसका आरएनए नहीं बनेगा नया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। देखो पिछली वाली स्लाइड के अंदर आप देखिए, जब सी डीएनए बन जाएगा तभी तो नया आरएनए बनेगा ना, ये तो पुराना वाला आरएनए एक आरएनए। इसलिए हमने यहां पे क्या करवा दिया, हमने यहां पे डीएनए की सिंथेसिस को रोक दिया। अब डीएनए आगे बनेगा ही नहीं। ये कब पॉसिबल है, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज साइटोसिन की जगह 3TC जोड़ दे। ये काम किया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या किया, एडेड 3TC इंस्टेड ऑफ साइटोसिन। इससे ग्रोइंग चेन है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो 3TC इनहिबिट करता है फ्यूचर रिप्रोडक्शन एंड दस द HIV फ्रॉम कोपिंग इटसेल्फ।
अब कॉपी नहीं बन पाएगी। देयर इज नो सी डीएनए सिंथेसिस एंड देयर इज नो न्यू एमआरएनए, उसका कोई एमआरएनए नहीं होगा। चलो ठीक है। अब क्या होता है इसको, अब इसको ये होता है, ये चेंज हो जाता है। इनिशियली द HIV पॉपुलेशन इन ह्यूमन बॉडी डिक्रीज बाय ए ह्यूज अमाउंट। जब शुरुआत में वो ड्रग दी जाती है कीमोथेरेपी करने के लिए, तो अचानक से ह्यूमन की बॉडी में HIV की पॉपुलेशन कम हो जाती है। हमको लगता है ठीक हो रहा है, पर ठीक नहीं हो रहा है। पिछली बार वो एक गलती कर रहा था, अब इस गलती को वो कैसे रोकता है वो बताता हूं मैं। बट देन विद इन डेज द 3TC रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ HIV स्टार्ट टू बी डिटेक्टेड। थोड़े ही दिन के अंदर HIV रेजिस्टेंट है वो दिखने लग जाते हैं। क्या होता है यहां पे, द चेंज फ्रॉम ए वायरल पॉपुलेशन, जो ससेप्टिबल थी वो अब रेजिस्टेंट बन गई है। और ये एक एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का। कैसे, जो मैं बोल रहा हूं कि ये जो HIV है, ये HIV है सेंसिटिव टू 3TC, और अब ये HIV बन गया रेजिस्टेंट टू 3TC। कब, विद इन डेज और ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये एक बहुत छोटा सा, बहुत कम समय में देखा जाने वाला नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है विद इन ह्यूमन बॉडी। इंसान की बॉडी के अंदर आपको नेचुरल सिलेक्शन का ये एग्जाम्पल दिख जाएगा। चलो ये तो बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं कि ऐसा कैसे होता है। द इवोल्यूशन टेक प्लेस विद इन ए सिंगल ह्यूमन बॉडी। ऐसा कैसे होता है ये देख लीजिए, एक बार डायग्राम से एक्सप्लेन कर रखा है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ऊपर साइटोसिन जुड़ गया, आके साइटोसिन जुड़ गया तो आगे डीएनए बनता गया बनता गया बनता गया। लेकिन जब इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से 3TC जुड़ा तो अब आगे डीएनए नहीं बन रहा है। ये कब की बात है, जब वो ससेप्टिबल टाइप का है। जैसे यहां पर भी बता रखा है, ये आरएनए का स्ट्रैंड है, इतने न्यूक्लियोटाइड तो सही है तो वो तो जुड़ गए, लेकिन जिस पॉइंट के ऊपर 3TC आके जुड़ा उसके आगे जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। और दूसरा, यदि यहां पर सही साइटोसिन जुड़ता है तो आगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलता जाता है। जो मैंने डायग्राम से पीछे बताया वही डायग्राम है। और अब इस रेजिस्टेंट HIV की बात करो, इसमें क्या हो गया ऐसा, ये जो रेजिस्टेंट HIV है वो अब 3TC को पहचानता ही नहीं है। 3TC उसके सामने भी आ जाती है ना, तो भी वो जानबूझ के उसको छोड़ देता है और वो सही साइटोसिन को पिक करता है। यानी उसके अंदर इतनी समझदारी आ जाती है कि वो 3TC होते हुए भी 3TC को पिक ही नहीं करता है। इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविटी। मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बना करके समझा देता हूं। देखो, द चेंज फ्रॉम 3TC susceptible to 3TC resistant is achieved by the change in one codon in the gene that code for reverse transcriptase। मैं बताता हूं आपको क्या है। एक susceptible HIV है, susceptible HIV। इस susceptible HIV का ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर एक एमिनो एसिड है मैथियोनिन। और ये मैथियोनिन एमिनो एसिड क्या करता है, ये मैथियोनिन एमिनो एसिड कांटेक्ट करता है विथ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी यही न्यूक्लियोटाइड को पकड़ता है विथ न्यूक्लियोटाइड्स। चाहे कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड हो, ये उसको पकड़ता है। अब दिक्कत क्या है इस मैथियोनिन के साथ में, इट कैन नॉट
डिस्क्रिमिनेट बिटवीन साइटोसिन एंड 3TC। ये पहचान नहीं पाता, ये न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, ये ए से जुड़ता है, ये जी से जुड़ता है, ये सी से जुड़ता है, ये टी से जुड़ता है, और ये जुड़ सकता है 3TC से भी, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड नहीं है पर न्यूक्लियोटाइड एनालॉग तो है, यानी इसकी स्ट्रक्चर भी बहुत सिमिलर है न्यूक्लियोटाइड से। तो ये जो मैथियोनिन है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। ये मैथियोनिन के सामने जब 3TC आता है तो ये उसको ही पकड़ लेता है और डीएनए बनाने वाली चेन में जोड़ देता है। पर इस 3TC की एक खास बात है कि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक साइड से तो बना सकता है, अगली साइड से नहीं बना सकता। और जब अगली साइड से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा तो अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा नहीं, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा। अब क्या करता है ये वायरस, इसका जो मैथियोनिन है, गड़बड़ तो ये मैथियोनिन कर रहा है, गड़बड़ तो ये मैथियोनिन कर रहा है ना। यदि इस मैथियोनिन की जगह कोई दूसरा अमीनो एसिड आ जाए तो वो अमीनो एसिड 3TC को पहचानेगा ही नहीं, और 3TC उसके पास भी आएगा तो वो उसको जोड़ेगा ही नहीं, वो सिर्फ साइटोसिन को ही पहचानेगा। और यही होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, द एमिनो एसिड मैथियोनिन एट पोजीशन नंबर 184 इज चेंज्ड टू वेलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन और एलानिन। इन चार में से कोई एक है वो यहां पे आ जाता है, लिखा हुआ वन ऑफ द 3 अदर एमिनो एसिड। इन तीन, यहां पर 3 अमीनो एसिड होते हैं, मैथियोनिन के साथ 2 और होते हैं, तो इन 3 में से एक जो मैथियोनिन है उसकी जगह पर इन 4 में से कोई भी आ जाता है। अब बना के देखते हैं, जैसे जैसे मान लो ये आ गया अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में यहां पर पहले क्या होता था, मैथियोनिन, सपोज अब वेलिन आ गया, तो वेलिन आ गया, ये बाइंड नहीं करेगा, कैन नॉट बाइंड विथ 3TC, ये 3TC के साथ बाइंड ही नहीं करेगा। वायरस के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये हमारी बॉडी के अंदर होने लगता है। So the methionine is a part of the reverse transcriptase that interact with the nucleosides or nucleotides. वो है मेन रीजन जिसके कारण साइटोसिन की जगह 3TC आ जाता था। तो ये हुआ इतना अपना। नेक्स्ट देखिए, probably what is happening is that the normal reverse transcriptase is relatively undiscriminating enzyme, यानी वो नॉर्मल जो आरटी है उसमें मैथियोनिन है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, वो पहचान नहीं सकता है, तो इसलिए वो गड़बड़ कर रहा है। और द चेंज मेक्स द एंजाइम मोर डिस्क्रिमिनेटिंग, और जो चेंज हो जाता है, मैथियोनिन की जगह पर वेलिन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन वगैरह कुछ आ जाता है, तो अब उसकी जगह पर आने से वो डिस्क्रिमिनेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है आरटी की। ये है एक एग्जाम्पल जो हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये माइक्रो लेवल पे है, स्मॉल स्केल के ऊपर है। अब कुछ और ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि देखने में ईयर्स लग जाते हैं पर फिर भी हम अपने जिंदा रहते हुए देख सकते हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल आएगा, ये भी स्मॉल स्केल वाला एग्जाम्पल आएगा। जैसे कि हमने अपनी आंखों से बिस्टन बेटुलेरिया की पॉपुलेशन को चेंज होते हुए देखा है। पहले कैसे टिपिका फॉर्म थी, फिर जो है वो कार्बोनिफेरा फॉर्म डोमिनेंट हो गई, फिर वापस से जब ग्रीन एयर एक्ट आया तो वापस से पॉल्यूशन कम हुआ, कार्बोनिफेरा फॉर्म वापस कम हो गई। ये चीजें हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी है। हमने इन द सेंस जिन्होंने भी ह्यूमंस ने, पर ह्यूमन बीइंग ने देखी है, तो ये एग्जांपल्स किस में आ जाएंगे अपने, ये स्मॉल चेंजेस के अंदर आ जाएंगे। एक और चीज हमने देख रखी है, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स।
डीडीटी वाला एग्जांपल याद है आपको, मैंने पढ़ा रखा है पिछले सेशंस में। बार बार डीडीटी का इस्तेमाल करेंगे तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, हम डीडीटी रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स को मौका दे रहे हैं। तो इसमें अब समझाने वाली बात नहीं, आप सिंपल सा डायग्राम समझिए। एक तरफ जनरेशंस बढ़ रही है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि टाइम बढ़ रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ है वो दोनों ही पॉपुलेशन साइज की बात हो सकती है। पॉपुलेशन साइज ले सकते हैं अपन। आप देखो कि जो ससेप्टिबल इंसेक्ट्स हैं उनका ग्राफ नीचे आ गया, और जो रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स हैं इनका ग्राफ है वो ऊपर चला गया। इनका नंबर बढ़ गया, इनकी पॉपुलेशन साइज अब वो किस में ले रखी है, 1000 में, मिलियन में, जो भी है, या सिंपल 600 है वो भी। और जो ससेप्टिबल वाले हैं उनका ग्राफ नीचे आ चुका है। तो इस प्रकार से हम स्मॉल चेंजेस को देख सकते हैं, ये भी हम अपनी आंखों के सामने ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम स्मॉल चेंजेस को एक्सपेरिमेंटली या फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन से भी पढ़ सकते हैं। इसमें समझाने वाली कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है, इसलिए मैं सीधी बात कर लेता हूं आपके साथ में। आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वो भी फेवर करता है एवोल्यूशन को, बट ऑन स्मॉल स्केल। जैसे पता ही आपको कि भाई जो एनिमल्स हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हम उन एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए, उनसे ब्रीडिंग करवाते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशंस के अंदर वही अच्छे कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं। वो भी एक टाइप का चेंज होने का प्रूव है। जैसे आपके सामने लिख रखा है, अल्टर द नंबर ऑफ एग्स लेड बाय हेन्स। ऐसे मेंबर्स को या ऐसे इंडिविजुअल्स को चूज करना जो ज्यादा अंडे देती हैं और उनकी मैटिंग करवाना। जैसे कि कोई भी ऐसा एनिमल जिसका मीट खाया जाता है, उनमें हम ऐसे एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाएं जिनके प्रोजेनीज में ज्यादा मीट बने। जैसे कि काउस के अंदर जिनमें ज्यादा मिल्क हो सकता है उनकी ब्रीडिंग करवाएं। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमें बेटर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक प्रूव है ना कि हाँ देखो चेंज हो रहा है। हम यहां पर क्या प्रूव करने बैठे हैं, हम यहां पर चेंजेस प्रूव करने के लिए बैठे हैं कि चेंजेस नेचर में होते हैं, मतलब होते हैं। इसको भी आप ग्राफ की मदद से देख सकते हो। सबसे पहले ऊपर वाला ग्राफ देखो, फर्स्ट जनरेशन का है। फर्स्ट जनरेशन में इस ग्राफ में एक तरफ मिल्क यील्ड ले रखी है, जैसे यहां पर जो मेंबर्स हैं वो लेस मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, लेस मिल्क प्रोड्यूस, और यहां वाले मेंबर्स है वो वेरी हाई मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, हाई मिल्क प्रोड्यूस। और दूसरी तरफ हम फ्रीक्वेंसी यानी कि पॉपुलेशन में कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो लेस मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 मेंबर ऐसे हैं जो कम दूध देते हैं, कम दूध देने वाली गायें हैं। और जैसे सपोज करो 50 मेंबर ऐसी हैं जो मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, नहीं सॉरी मीडियम टाइप से मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। हमने क्या किया, हमने यहां वाले जो मेंबर्स हैं जो इस लेवल का यहां से लेके यहां तक के लेवल का मिल्क प्रोड्यूस करती है, मतलब बहुत ज्यादा, उनको सेलेक्ट किया, उनसे हमने रिप्रोड्यूस कराया तो हमने ये देखा कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये वाला जो ग्राफ है, पॉइंट है, वो आगे खिसक गया है। यानी कि पहले लेट सपोज 50 मेंबर थे, वो इस लेवल का एक्स लेवल का मिल्क देते थे। अब 50 मेंबर्स ऐसे हैं पॉपुलेशन में जो यहां पर इतना मिल्क देते हैं, वाई लेवल आ गया, ये पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया है। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है और हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन आसानी से देख सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर। ये चीज समझ में आई आपको? तो ये स्मॉल स्केल के चेंजेस हैं। अब अपन बात करते हैं लार्ज स्केल एवोल्यूशनरी एविडेंसेस के बारे में। लार्ज स्केल मींस व्हाट? लार्ज स्केल का मतलब है कि जिन्हें हम अपनी पूरी लाइफ में चेंज होते हुए नहीं देख पाएंगे। हाँ, यदि हम लिख करके सबूत छोड़ जाएं
और वही चीजें आगे 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 पढ़ते जाएं लोग, तो वो हो सकता है देख सके, पर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली तो वो नहीं देख पा रहे हैं ना। ऐसे चेंजेस जिनको होने में ह्यूमन की लाइफ से ज्यादा टाइम लगता है। पहले चेंजेस की हम बात करेंगे, पहली कैटेगरी है बायोजियोग्राफी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये बायोजियोग्राफी। बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियोग्राफी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखो हमारे पूरे प्लेनेट पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को कहते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी मींस जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब उसमें प्लांट भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म दुनिया में कहां पर है उसे कहते हैं बायोजियोग्राफी। क्या बायोजियोग्राफी से हमको इवोल्यूशन होने के एविडेंस मिल सकते हैं? कैसे हम इन एविडेंसेस को समझें बताओ? तो आप सिंपल बोल सकते हो कि सर दो आइलैंड है जो दूर दूर है, उन पे सेम स्पीसीज प्रेजेंट है, तो ये दोनों आइलैंड पास्ट में एक हुआ करते थे, तब उस स्पीसीज का एवोल्यूशन हुआ और बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न चेंज हो गया, बट एवोल्यूशन तो हुआ ना यहां पे। इसलिए हम बायोजियोग्राफी की मदद से एवोल्यूशन पढ़ सकते हैं। बायोजियोग्राफी की स्टडी सबसे ज्यादा डार्विन ने कर रखी है और वलास ने कर रखी थी अपने टाइम पर। तो वलास एंड डार्विन दोनों को बहुत ज्यादा एक तरीके का मोटिवेशन मिला बायोजियोग्राफिकल स्टडी से। The geographic distribution of the organism provided evidences that evolution had occurred. लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सबूत देता है हमको कि एवोल्यूशन नेचर में होता है। कैसे? तो इसके लिए आपको डार्विन के 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो उन्होंने अपनी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की जो किताब थी उसके अंदर लिखे थे। इन तीनों पॉइंट्स को आराम से समझिए, एक एक करके नोट्स में लिखिएगा, ये बहुत काम की चीज है। दिमाग में रखो, बायोजियोग्राफी का मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज के मेंबर्स दुनिया में कहां कहां पर प्रेजेंट है। एक चीज बताता हूं मैं आपको, मान लीजिए कि ये अर्थ मैप है, ये अर्थ है सपोज करिए, है ना, ऐसे ही बना लेता हूं मैं। कोई स्पीसीज है, उसके मेंबर यहां भी है, 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 यहां भी है। ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए? क्या इन सब का सेपरेट ओरिजिन है? क्या ये सब अलग अलग जगह पर अलग अलग बने हैं? कहीं एक जगह बने हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं? क्या हुआ क्या इनके साथ में? तो अब चूंकि हम डार्विन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम अभी ये तो नहीं कहेंगे कि सेपरेट क्रिएशन है। तो डार्विन ने इस चीज को एक्सप्लेन किया। कैसे किया? पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक स्पीसीज की पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पर इवॉल्व होने की एक ओरिजिनल साइट होती है कि कोई स्पीसीज यूरोप के अंदर सबसे पहले इवॉल्व हुई, या साउथ अमेरिका के अंदर हुई, या अफ्रीका में हुई, या ऑस्ट्रेलिया में हुई, या एशिया के अंदर हुई, कहां पर हुई, उस स्पीसीज का एक पिन पॉइंट ओरिजिन रहता है। मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि हम एक स्पीसीज एक्स की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, स्पीसीज एक्स है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वर्ल्ड मैप है अपना, और मैंने ये वाला वर्ल्ड मैप इसलिए लिया है क्योंकि ये करंट वर्ल्ड मैप है, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम यदि पुराने टाइम का वर्ल्ड मैप लेते जिसमें कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे तो कोई मतलब नहीं था। अब सपोज करो कि मैं यहां पर एक पॉइंट बना देता हूं, यहां पर इस पॉइंट के ऊपर स्पीसीज ओरिजिनेट हुई।
डार्विन ने पहला पॉइंट क्या कहा, ए स्पीसीज हैज ए डेफिनेट साइट और रीजन ऑफ ओरिजिन। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं बोल देता हूं ओरिजिन साइट ऑफ स्पीसीज एक्स। डार्विन के अनुसार प्रत्येक स्पीसीज है उसका दुनिया में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है ओरिजिन होने का, कि वो वहां ओरिजिनेट हुई है। पॉइंट नंबर 2, जब स्पीसीज एक जगह पर ओरिजिनेट हो जाती है तो वो समय के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, उसके मेंबर्स है वो दूर दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं। ये पॉइंट नंबर 2। तो अब इसको कैसे समझेंगे, हमने यहां से एक पॉइंट बनाया था, ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन साइट का पॉइंट है, यहां पे स्पीसीज ओरिजिनेट हुई है, राइट और नॉट। अब दूसरा पॉइंट डार्विन का क्या कहता है कि ये स्पीसीज ओरिजिनेट होने के बाद में किसी भी तरीके से, वो भी देखेंगे कैसे, वो भी देखेंगे, किसी भी तरीके से दुनिया के डिफरेंट रीजन्स के अंदर क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये स्पीसीज का क्या हो गया, दूसरे पॉइंट के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये स्पीसीज अब ओरिजिनेट कहां हुई थी, एशिया में कहीं पर, तो और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होकर के बड़ी दूर तक चली गई है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि जब कोई स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूट होकर अलग अलग जगह पर पहुंच जाती है तो हर स्पीसीज ग्रुप को उस नई जगह पर नया एनवायरमेंट मिलता है, तो वो ग्रुप उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडप्ट होता जाता है, तो समय के साथ उसमें बहुत बढ़िया वाले चेंजेस आ जाते हैं, परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इट बिकम्स मॉडिफाइड and give rise to descendant species in the various region to which it disperses। जैसे मैं आपको यहां से बताता हूं, हमने कहा था कि यहां पर ओरिजिन हुआ स्पीसीज का, और यहां से ओरिजिनेट होते होते वो स्पीसीज यहां भी पहुंची है, वो स्पीसीज यहां भी पहुंची है, वो स्पीसीज लेट सपोज एक बार यहां भी पहुंची थी, ये स्पीसीज यहां पर भी पहुंची थी, और मान लीजिए ये यहां पर भी पहुंची थी एक बार, है ना। तो डार्विन के अकॉर्डिंग जो स्पीसीज के मेंबर्स अलग अलग जगह पर पहुंचे हैं, ये मेंबर्स अब क्या करने वाले हैं, ये मेंबर्स अब इन नई जगहों के ऊपर अडप्ट होने वाले हैं, और जब ये मेंबर्स यहां पर अडप्ट होंगे तो ये नए डिसेंडेंट्स बनाएंगे विथ मॉडिफिकेशन, और समय के साथ, नॉट नाउ बट समय के साथ ये नई स्पीसीज बन जाएगी। हमने शुरुआत कहां से करी थी, हमने कहा था स्पीसीज एक्स है एंसेस्ट्रल, और हो सकता है हजारों लाखों साल के बाद में ये स्पीसीज ए बन गई, ये स्पीसीज बी बन गई, ये स्पीसीज सी बन गई, ये स्पीसीज डी बन गई, और ये स्पीसीज ई बन गई। हो गया ना डिस्ट्रीब्यूशन से इवोल्यूशन। यही तो बायोजियोग्राफी है, ऑर्गेनिजम्स का अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पर है। तो इतना पॉइंट क्लियर होता है अपना डार्विन के 3 पॉइंट से। अभी और अच्छी अच्छी बातें हैं, समझ में आया। हर स्पीसीज का दुनिया में कहीं ना कहीं एक जगह होती है जहां पे वो इवॉल्व होती है। पॉइंट नंबर 2, उस स्पीसीज के ओरिजिन साइट से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो दुनिया में फैल जाती है, और जहां पर नई जगह पे जाती है वहां पर उसे अडप्ट होना पड़ता है, वो वहां रह के रिप्रोड्यूस करती है, तो डिसेंडेंट्स बनाती है विथ मॉडिफिकेशन, जिसके कारण अब यहां पर नए स्पीसीज टाइम के साथ बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। जैसे कि अडप्टिव रेडिएशन इन गैलापेगस फिंचेस, अडप्टिव रेडिएशन है वो एक एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोजियोग्राफी।
ऐसे ही मार्सुपियल्स है, उनका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं अपन। और ये जो अडप्टिव रेडिएशन है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, है ना, स्पेशिएशन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। यहां पर बिना मतलब में ये फैलाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप खाली इतना सा याद रखेंगे, डार्विन फिंचेस वाला जो एग्जाम्पल है अडप्टिव रेडिएशन का, वो भी बायोजियोग्राफी का ही एग्जाम्पल है। इसमें कोई कॉमन एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन होती है, और उस कॉमन एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से देखो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं वो इवोल्व हो रहे हैं, मतलब डाइवर्स हो रहे हैं। इन सब की बीक साइज के अंदर चेंजेस हैं, ये अलग अलग टाइप का फूड खाती है, कोई फ्रूट खा लेती है, कोई सीड खा लेती है, कोई इंसेक्ट खा लेती है, कोई लीफ खा लेती है। ऐसे करते करते ये सारी स्पीसीज है वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो फूड रिसोर्स अवेलेबिलिटी के बेसिस पे इनकी बीक साइज में चेंज आता है, बीक पैटर्न के अंदर। ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन। कॉमन एंसेस्ट्रल एक ओरिजिन साइट थी, वहां से डाइवर्ज हुई, अलग अलग जगह पे गई, तो इनको अलग अलग फूड मटेरियल मिला, उसी के अकॉर्डिंग अडप्ट हो गई। चलिए, ये हुआ डार्विन का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब डार्विन ने कुछ और बातें हैं इनके ऊपर भी फोकस किया, और हमको भी समझाया कि आप भी इन चीजों पे फोकस करिए। जैसे कि पहला पॉइंट क्या कहता है, सिंपल है, समझना आराम से। पहला पॉइंट कहता है कि ना तो ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटी ना ही डिसिमिलरिटी ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ वेरियस रीजन कैन बी होली अकाउंटेड फॉर बाय क्लाइमेटल और अदर फिजिकल कंडीशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज आप ये कहते हो कि एक स्पीसीज इंडिया में है और एक स्पीसीज ऑस्ट्रेलिया में है। यहां वाली स्पीसीज है उसके अंदर कोई करेक्टर 1 है, और यहां पर भी उसके अंदर करेक्टर 1 है, मतलब दोनों का करेक्टर सेम है। दूसरा इसके अंदर करेक्टर 2 है, इसके अंदर करेक्टर 3 है, ये करेक्टर डिफरेंट है। डार्विन क्या कहना चाहते हैं, सुनिए ध्यान से। डार्विन कहते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की स्पीसीज में ये सिमिलैरिटी वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण नहीं आई है, कंप्लीटली क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण नहीं आई है, या ये जो डिफरेंस है वो भी कंप्लीटली क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण नहीं है। चाहे सिमिलैरिटीज हो चाहे डिसिमिलैरिटीज हो, ये पूरी तरीके से केवल और केवल क्लाइमेट के कारण नहीं हो सकती है। इसके पीछे रीजन रहता है इवोल्यूशन। इसके पीछे रीजन रहता है कि कौन सी स्पीसीज के कौन से एंसेस्टर थे जिनसे वो बनी है। केवल क्लाइमेट सेम होने से सेम सेम कैरेक्टर कंप्लीटली नहीं आते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा है, जैसे कि सिमिलर क्लाइमेट्स एंड हैबिटाट सच एज डेजर्ट एंड रेन फॉरेस्ट अकर इन बोथ ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड। फिर भी यहां के ऑर्गेनिज्म है वो अनरिलेटेड क्यों है? अगर क्लाइमेट सेम होने से ही सिमिलरिटीज आती, तो जैसे पुरानी दुनिया थी ओल्ड वर्ल्ड, और ये आज की जो नई दुनिया है न्यू वर्ल्ड, पुरानी दुनिया के अंदर भी डेजर्ट होते थे और आज की दुनिया में भी क्या होते हैं? डेजर्ट होते हैं। डेजर्ट है ना अपने राजस्थान के अंदर, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। पुराने टाइम में भी डेजर्ट था और आज के टाइम में भी डेजर्ट है। अब पुराना डेजर्ट है उसकी भी वही कंडीशन है, आज के टाइम के डेजर्ट की भी वही कंडीशन है, हाई टेम्परेचर लेस वाटर। तो यदि सिमिलैरिटीज केवल डेजर्ट के क्लाइमेट के कारण होती, तो पुराने टाइम में जो ऑर्गेनिज्म थे वही ऑर्गेनिज्म आज भी होने चाहिए थे, क्योंकि क्लाइमेट सेम है, फिजिकल कंडीशन सेम है, एनवायरमेंट सेम है, तो फिर ऑर्गेनिज्म भी सेम होने चाहिए। पर आप देखो पुराने टाइम में जो डेजर्ट के एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, वो अलग है, आज वाले अलग है। अच्छा, पुराना टाइम था तब रेन फॉरेस्ट होते थे, उस दुनिया में भी रेन फॉरेस्ट थे, और आज की दुनिया है उसमें भी रेन फॉरेस्ट है। यदि
क्लाइमेटिक कंडीशन और एनवायरमेंट के कारण ही सिमिलरिटी आती, तो पुराने जमाने में जो रेन फॉरेस्ट थे उनके प्लांट एंड एनिमल्स आज के जमाने में जो रेन फॉरेस्ट है वैसे ही होने चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट तो सेम है ना रेन फॉरेस्ट का। तो डार्विन ने इस चीज को डिस्कार्ड किया कि सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी जो भी होती है वो केवल और केवल क्लाइमेटिक कंडीशन सेम होने के कारण नहीं होती, क्योंकि हैबिटाट तो पुराने जमाने में भी वैसी होती थी, आज भी वैसी वैसी है। हाँ, ये बात अलग है कि पहले मान लो राजस्थान में डेजर्ट नहीं होता था, पहले कहीं और डेजर्ट था, आज वो डेजर्ट राजस्थान के अंदर है, हो सकता है फ्यूचर के अंदर कहीं और डेजर्ट हो, ये बात तो पॉसिबल है। बट सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी केवल और केवल हैबिटाट से आती है, वो नहीं। इसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल देखो, ये डार्विन ने एक्सप्लेन किया। डार्विन ने कहा कि जो पुराने दुनिया के अंदर डेजर्ट होते थे, इसके अंदर कैक्टस लाइक प्लांट्स होते थे, कैक्टस लाइक प्लांट्स। इनकी फैमिली डिफरेंट थी, कैक्टसी फैमिली नहीं थी, डिफरेंट फैमिली। उस समय कैक्टेसी फैमिली इवोल्व ही नहीं हुई। और आज के जो डेजर्ट है उनमें कैक्टेसी फैमिली वाले प्लांट है। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि जो ये डेजर्ट है, मान लो इस डेजर्ट के अंदर यहां से कोई प्लांट आया, यहां से कोई प्लांट आया, यहां से कोई आया। पहला प्लांट स्पीसीज 1 का था, दूसरा प्लांट स्पीसीज 2 का था, तीसरा प्लांट स्पीसीज 3 का था। 3 अलग अलग स्पीसीज के प्लांट एक साथ एक जगह पे आए तो उनके ऊपर एनवायरमेंटल कंडीशन सिमिलर फोर्स डालने लग गई, तो उन्होंने डेजर्ट जैसे फीचर डेवलप किए। तो ये बात तो है, लेकिन पुराने टाइम और नए टाइम के प्लांट सेम है, सेम डेजर्ट में ऐसे नहीं होता है। तो अलग अलग स्पीसीज का एवोल्यूशन होता है। दूसरा, पुराने जमाने में जो रेन फॉरेस्ट थे उनमें मंकी जितने भी थे वो सारे मंकी कैटारैनी ग्रुप से थे, और नए जमाने में जो रेन फॉरेस्ट में मंकी हैं वो प्लेटिरिनी ग्रुप के हैं। यदि रेन फॉरेस्ट मंकी के लिए सूटेबल हैबिटाट है तो पहले वाले मंकी और आज के मंकी सेम होने चाहिए थे। इसलिए एनवायरमेंटल कंडीशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन है, उनसे कंप्लीट सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी नहीं आती है। दूसरा पॉइंट डार्विन का, डार्विन कहते हैं कि किसी भी टाइप का बैरियर हो, चाहे वो कोई माउंटेन हो, चाहे वो कोई नदी हो, चाहे वो कोई समुद्र हो, किसी भी टाइप का बैरियर हो जो कि फ्री माइग्रेशन के लिए ऑब्स्टैकल है, रुकावट है फ्री माइग्रेशन के लिए, यानी वो जाने नहीं देता ऑर्गेनिज्म को, तो आर रिलेटेड इन ए क्लोज एंड इंपॉर्टेंट मैनर टू द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस रीजन्स। इसके कहने का मतलब क्या है? देखो, डार्विन ने क्या नोट किया कि मैराइन स्पीसीज ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका आर वेरी डिफरेंट। ये मान लीजिए साउथ अमेरिका है, ठीक है। इस साउथ अमेरिका के अंदर इधर की साइड में ईस्टर्न फिश है, और इधर की साइड में वेस्टर्न फिश है, ठीक है। और इन दोनों साइड्स के बीच में इतना बड़ा ये क्या है? बैरियर, जियोग्राफिकल बैरियर। इसको पार नहीं कर सकती ये फिशेस। ऐसा नहीं है कि ये घूम के इधर चली जाएगी रिप्रोडक्शन के लिए, कोई नहीं जा रहा इतनी दूर। जब कभी भी कोई जियोग्राफिकल रीजन बीच में आ जाता है तो उस जियोग्राफिकल रीजन के कारण उसके दोनों तरफ एनवायरमेंट अलग अलग काम करता है। तो आपके सामने वापस मैं बता देता हूं क्या लिखा है। यहां पे लिखा है कि किसी भी टाइप का बैरियर जो फ्री माइग्रेशन के लिए रुकावट होता है, वो बैरियर दोनों तरफ दो अलग अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसके कारण इंपॉर्टेंट मैनर में डिफरेंसेस आते हैं बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस रीजन। यहां के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यहां की फिश और यहां की फिश, इन दोनों के अंदर चेंजेस आएंगे।
सही बात है ना। ये तो माउंटेन एक पहाड़ है, पहाड़ के उधर की साइड में रहने वाले ऑर्गेनिज्म और इधर की साइड में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, उधर भी बर्ड है इधर भी बर्ड है, लेकिन दोनों बर्ड्स में डिफरेंस मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, थर्ड ग्रेट फैक्ट, बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं इससे एग्जाम के अंदर। क्या फैक्ट है ये फैक्ट कहता है कि इनहेबिटेंट्स ऑफ द सेम कॉन्टिनेंट और द सेम सी आर रिलेटेड ऑल्दो द स्पीसीज देमसेल्फ डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या मतलब है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहता है पॉइंट कि एक कॉन्टिनेंट के ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से ज्यादा सिमिलर हैं बजाय कि दूसरे कॉन्टिनेंट के सेम स्पीसीज के मेंबर से। अभी भी हो सकता है नहीं समझ में आया हो, ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये ग्राफ देखो, अपना डायग्राम, ये वर्ल्ड मैप देखो। इस वर्ल्ड मैप के अंदर मैं एक काम करता हूं आपको समझाने के लिए, एक बीच में लाइन खींच देता हूं। ये हो गई इक्वेटर लाइन, हो सकता है कि ये इक्वेटर लाइन नहीं, ये गलत जगह बना दी मैंने। इक्वेटर लाइन है वो इंडिया को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करती हुई जाती है। तो यहां से होना चाहिए ये ऐसे, ठीक है। और अगेन गलती कर रहा हूं मैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काटता है इंडिया को। ये बीच में सी एक लाइन खींच लेते हैं, ये तो हो गया इक्वेटर, ये हो गया अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चलिए एक बार मैं समझा देता हूं क्या कहना है अपने को। ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका से हमने एक चूहा सेलेक्ट किया रेड, एक हमने पिकॉक सेलेक्ट किया और एक हमने लाइन सेलेक्ट किया, ठीक है भाई। फिर हम आए यहां पर एशिया में, और एशिया से हमने यहां पर एक रैट है वो सेलेक्ट किया और एक पिकॉक सेलेक्ट किया और एक हमने लाइन सेलेक्ट किया, तीन ऑर्गेनिज्म। अब आपको क्या करना है, एक सिंपल सा सवाल पूछना है किसी भी इंसान को, और आपको यह कहना है कि ये जो साउथ अमेरिका का रैट है ये सबसे ज्यादा किससे सिमिलर है। तो वो इंसान आपको कहेगा कि साउथ अमेरिका का चूहा एशिया के चूहे से सिमिलर है। उसी प्रकार साउथ अमेरिका का पिकॉक एशिया के पिकॉक के सिमिलर है, और उसी प्रकार साउथ अमेरिका का लाइन एशिया के लाइन से सिमिलर है। ये जवाब होगा उसका, लाइन लाइन, रैट रैट, पिकॉक पिकॉक, सिमिलर है। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये जो रैट है वो यहीं के पिकॉक और यहीं के लॉयन से ज्यादा सिमिलर है एज कंपेयर टू द रैट ऑफ एशिया। ये थर्ड ग्रेट फैक्ट बताया था डार्विन ने। डार्विन के अकॉर्डिंग एक कॉन्टिनेंट के ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से ज्यादा सिमिलर होते हैं एज कंपेयर टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट ऑफ सेम स्पीसीज। यानी कि इस चूहे की सिमिलैरिटीज हैं वो यहीं के पिकॉक और लॉयन से है। यही चीज तो डार्विन समझाना चाहते हैं अपने को। देखिए इस पॉइंट के अंदर ही साइटेड एन एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल साइट किया, एक्वेटिक रोडेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका। मान लीजिए कि ये साउथ अमेरिका वाला एरिया है, यहां पर एक्वेटिक रोडेंट्स है, एक्वेटिक रोडेंट्स, जैसे इनका दो नाम लिख रखे हैं, विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एंड रिलेटेड टू साउथ अमेरिकन रोडेंट ऑफ माउंटेन एंड ग्रासलैंड। यहां पे जो रोडेंट है वो माउंटेन पर रहने वाले हैं एंड ग्रासलैंड,
रोडेंट्स। एक्वेटिक रोडेंट किससे सिमिलरिटी शो कर रहे हैं? वहीं के ग्रासलैंड और माउंटेन वाले रोडेंट से। नॉट टू द एक्वेटिक रोडेंट ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फीयर। यहां मान लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई जगह है और यहां पर भी एक्वेटिक रोडेंट्स रहते हैं, एक्वेटिक रोडेंट्स। तो अब किसी भी इंसान से पूछोगे कि बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा दो सिमिलर कौन है, तो वो कहेगा कि देखो पानी में रहने वाले रोडेंट्स है ना, वो दोनों सिमिलर हैं। यानी साउथ अमेरिका का और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो एक्वेटिक रोडेंट है वो सिमिलर है, जबकि वास्तव में क्या है, सेम कॉन्टिनेंट के रोडेंट सिमिलर है। ये पॉइंट हमको यहां से समझना है। साउथ अमेरिका में यहां पर कोई एक्वेटिक रोडेंट है और यहां पे लेट सपोज कोई माउंटेन्स हैं और ग्रासलैंड है, उसके रोडेंट्स हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेट से यहां पर कोई एक्वेटिक रोडेंट है। एक्वेटिक रोडेंट सेम नहीं है, एक कॉन्टिनेंट के रोडेंट सेम है। ये बायोजियोग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ बायोजियोग्राफी। अगेन इंटरेस्टिंग है ये। पहला पॉइंट क्या कहता है कि मोस्ट आइलैंड स्पीसीज आर क्लोजली रिलेटेड टू द स्पीसीज फ्रॉम द नियरेस्ट मेनलैंड और नेबरिंग आइलैंड, इंप्लाइंग दैट देयर वाज देयर सोर्स, दैट वाज देयर सोर्स। कैसे? देखो, ये साउथ अमेरिका और यहां पर गैलापागोस आइलैंड्स। ये पॉइंट कहता है कि गैलापागोस आइलैंड के ऊपर कोई स्पीसीज ए है, इसके ऊपर कोई स्पीसीज बी है, इसके ऊपर कोई स्पीसीज सी है, इसके ऊपर कोई स्पीसीज डी है, इसके ऊपर कोई स्पीसीज ई है, और यहां पर जो मेनलैंड है, ये मेनलैंड, यहां पर कोई स्पीसीज एक्स है। तो डार्विन ये कहते हैं कि जो नियरेस्ट आइलैंड्स हैं, उन सभी आइलैंड्स की स्पीसीज है वो अपने जो मेनलैंड है उसके आइलैंड से सिमिलरिटी शो करती है। और जाहिर सी बात है, सही भी है, क्योंकि जो छोटे आइलैंड होते हैं वो तो अलग तरीके से बनते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण, इसलिए उनके ऊपर सेपरेट इवोल्यूशन तो होता नहीं, लेकिन जो मेनलैंड से माइग्रेशन करके चला जाता है वहां पे, वही तो टाइम के साथ दूसरी स्पीसीज में डाइवर्ज होगा। तो मेन सोर्स कौन है? मेनलैंड, और मेनलैंड से चले जाएंगे इधर उधर। नेक्स्ट पॉइंट, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई टू आइलैंड्स विथ सिमिलर एनवायरमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट पॉपुलेटेड बाय क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। इस बात से क्या पता चलता है कि दुनिया के अंदर, जैसे मान लो मैं ये कहूं कि ये है एक ट्रॉपिकल आइलैंड और इधर भी एक ट्रॉपिकल आइलैंड है। अब देखा जाए तो दोनों के दोनों आइलैंड ट्रॉपिकल रीजन में है, दोनों आइलैंड के ऊपर सेम स्पीसीज होनी चाहिए या क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होनी चाहिए, क्योंकि दोनों आइलैंड्स के ऊपर सिमिलर टाइप का एनवायरमेंट फोर्स है। पर ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नहीं होती, but species taxonomically affiliated with the plant and animal of the nearest mainland where the environment is quite different। इस आइलैंड के पास जो ये मेनलैंड है और इस आइलैंड के पास जो मेनलैंड है, इनके ऑर्गेनिज्म से टैक्सोनॉमिकली एफिलिएटेड, यानी कि एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर की एक फैमिली यहां रहती है, दूसरी फैमिली यहां रहती है, और कोई ऑर्डर है उसकी एक फैमिली यहां है, दूसरी फैमिली यहां है। समझ में आया? दुनिया के दो पार्ट्स में जियोग्राफिकली सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन में दो आइलैंड है, उन पे क्लोज स्पीसीज नहीं होगी। उन पे कौन सी स्पीसीज होगी? जो मेनलैंड वाले ऑर्गेनिज्म है उनके क्लोज स्पीसीज होंगे। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया।
तीसरा फैक्ट है, जो रिमोट आइलैंड होते हैं, ओशियनिक आइलैंड, generally have precisely those kind of organism that are capable of long distance dispersal and lack organism that cannot. जैसे ये है mainland, mainland, और यहां पर दूर कोई ओशियन के अंदर आइलैंड है, आइलैंड, और इन दोनों के बीच में बहुत लंबा डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग ओशन है। तो अब डार्विन कहते हैं कि मेनलैंड से उस आइलैंड के ऊपर वही जा पाएगा जो कि कैपेबल होता है लॉन्ग डिस्टेंस डिस्पर्सल में, यानी जो माइग्रेशन काफी अच्छा कर सकता है। तो माइग्रेशन अच्छा करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म है बैट, चमगादड़। ये चमगादड़ बहुत दूरी तक जाएगी और उस आइलैंड के ऊपर कॉलोनाइजेशन करेगी। समय के साथ उस आइलैंड के ऊपर रहने वाली बैट्स है उनमें चेंजेस आएंगे, बट यहां पे जा कौन सकता है, वही जा सकता है जो लंबी डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके। सो ओनली नेटिव मैमल्स ऑन मैनी आइलैंड्स आर बैट्स। ज्यादातर आइलैंड्स के ऊपर बैट्स आपको मिलती हैं नेटिव मैमल्स के फॉर्म में। तो ये भी बायोजियोग्राफी का ही हो गया पॉइंट। नेक्स्ट देखो, कई सारे कॉन्टिनेंटल स्पीसीज है प्लांट और एनिमल के, वो वहां पे तभी पहुंचे हैं जब ह्यूमन बीइंग ने उनको वहां पहुंचाया है, कि ह्यूमन बीइंग खुद रहने गया, वहां अपने साथ एनिमल प्लांट ले गया और अब उस जगह पर वो प्लांट्स और एनिमल्स मिलने लग गए। ये तो छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। कि आप मान लो कोई एक नया कॉलोनी बनती है और वहां पे आपने पहली बार प्लॉट खरीदा और वो कॉलोनी शहर से बहुत दूर है। अब आप जाओगे तो आप अपने डोमेस्टिक एनिमल्स और प्लांट्स को लेके जाओगे, तो समय के साथ वहां पर वो प्लांट्स हो जाते हैं। सो कई सारे कॉन्टिनेंटल स्पीसीज हैं प्लांट और एनिमल के, वो कॉन्टिनेंट्स में तभी पहुंचे हैं जब ह्यूमन बीइंग उनको लेकर के गया है ऑन ओशनिक आइलैंड। सिंपल बात है ये। अब मेजर पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दुनिया में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो केवल छोटे से एरिया में रेस्ट्रिक्टेड है, वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। कुछ स्पीसीज ऐसी है जो पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। एक एक करके बात करते हैं। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी स्पीसीज इज लिमिटेड टू सम एक्सटेंट, यानी 100 में से 98 स्पीसीज ऐसी है जिनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, और हायर टैक्सा आर लाइकवाइज रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन। और जो हायर टैक्सा है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जब आप देखते हो तो उसमें जो हायर टैक्सा है वो टैक्सा रेस्ट्रिक्टेड है अपने इवोल्यूशन के अंदर। चीज समझ में आ रही है? 100 में से 98 स्पीसीज एक्चुअली दुनिया में एक पर्टिकुलर जगह पर ही पाई जाती है। जैसे देखो, सेलेमेंडर का एक जीनस है प्लेथोडोन, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही लिमिटेड है। दूसरा इसी का एक और जीनस की स्पीसीज है प्लेथोडोन कैडोनेंसिस, इसे कहते हैं कैडो माउंटेन सेलेमेंडर, इसका नाम है। ये कहां है? कैडो माउंटेन्स ऑफ वेस्टर्न अरकानसस। ये वेस्टर्न अरकानसस के कैडो माउंटेन के ऊपर ही पाई जाती है। तो डिफरेंसेस समझ में आ रहे हो? एक स्पीसीज है वो एक जगह पर है, दूसरी स्पीसीज दूसरी जगह पे है, जबकि दोनों सेम जीनस की है। उसी प्रकार एक तो है कीवी फैमिली के बर्ड्स, ये रेस्ट्रिक्टेड है ओनली न्यूजीलैंड, और दूसरे हैं कोलंबिडी फैमिली के पिजन्स, जो नॉर्मल पिजन है, जो हरे कबूतर होते हैं, वो सब वो दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड है। तो किसी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो रखा है, किसी का बहुत नैरो हो रखा है।
ये होता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, आप पढ़ रहे होंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए खुद के। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे लिख सकते हैं इन नंबर्स के ऊपर या इन सोशल मीडिया के ऊपर, जहां भी आपको सही लगे। जेन्युइन सवाल पूछिए, मस्त रहिए।